So, students of class 11th, as you know that in the previous lecture we have just started the topic or the new chapter name as the thermodynamics. Thermodynamics, we discussed in the previous lecture what are the basic terms that we need to understand अगर हमें इस chapter को continue करना है. So, we are in that branch which deals with the heat, secondly temperature, जिनको बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं थर्मल प्रॉपर्टीज में. But the third thing that he also talks about the interconversion of the heat into any other form of energy और another form of energy को heat में convert करना. तो ये चीजें यहाँ पे ज्यादा चलती रहेंगी. तो interconversion यहाँ पे चलेगा. ओके, सो हम लोगों ने बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं. तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं और अपने आज के इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम प्रोसीड करने जाएंगे. So what we discussed earlier, let's talk about in a quick manner. Thermodynamics हमने डिस्कस कर लिया. What is thermodynamic system? जो सिस्टम आपको एक इन्वायरमेंट बना के दे रहा है विद प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और यही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे सिस्टम के बिहेवियर को बताते हैं. तो ये हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होगी, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल हो गए. ठीक है, और जो अराउंड और अपार्ट फ्रॉम दैट सिस्टम जो होगा, जो हमारे सिस्टम पे डायरेक्ट असर डाल सकता है, हम उसे सराउंडिंग बुलाते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट. देन वी डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहां पे हमारे तीनों जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होते. Then we also discuss about the zeroth law of the thermodynamics. और हमने प्रीवियस लेक्चर लेफ्ट करने से पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में भी बात कर ली थी, और कंक्लूजन ये निकला था that for ideal gas the internal energy is only the function of kinetic energy, क्योंकि आइडियल गैस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर फैक्टर पे डिपेंड करेगी. हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग डील कर चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और उन फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ ध्यान देते हैं. नंबर 1 इज द हीट. हीट हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम देख चुके हैं. नंबर 2 इज द इंटरनल एनर्जी. इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बात की थी. अगर किसी को अभी क्वेरी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रीवियस लेक्चर को देखे. देन वी डिस्कस और देन वी ऑल्सो नो अबाउट द वर्क डन. So heat is a form of energy. इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वर्क डन जो भी हमें मैकेनिकल वर्क मिलेगा वही भी हमारे पास मोड ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो इन मोड ऑफ एनर्जी के कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो हमारे पास होने चाहिए, जिनको हम देखेंगे. नंबर 1, हीट. अगर आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, सो इफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर आपका सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, देन द हीट वुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. सो इफ आई से आई हैव अ सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम 10 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम हीट को पॉजिटिव लेके चलेंगे. इफ हीट इज गिवन आउट और रिलीज बाय द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम रिलीज कर रहा है, सिस्टम में से हीट निकल के बाहर जा रही है, then we are going to take the heat as a negative. ठीक है, ये कुछ साइन कन्वेंशन है, क्योंकि हीट सिस्टम एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है, यानी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वो जो हमारे केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं तो दोनों हो सकते हैं. नाउ इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग सिंबल क्या देते हैं? कैपिटल यू. वर्क डन के लिए कैपिटल डब्ल्यू. इंटरनल एनर्जी, सो इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज करता है, और वो कब इंक्रीज करेगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस कर चुके हैं इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी ही रखेगा अगर हम आइडियल सिस्टम लेके चलते हैं, आइडियल गैस लेके चलते हैं. ओके, तो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है तो देन वी विल टेक द इंटरनल एनर्जी एज अ पॉजिटिव. हम इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. बट इफ इंटरनल एनर्जी गेट डिक्रीजेस, जो कि तब होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो हम इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव कंसीडर करेंगे. सो इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस इट वुड बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, इफ इट डिक्रीजेस देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव. ठीक है, यही दो काम हो सकते हैं. थर्ड वर्क, जो तीसरी चीज है, वो है वर्क डन. सो ध्यान से, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम,
अगर सिस्टम आपको काम करके दे रहा है, अभी कैसे काम करके देगा सिस्टम वो अभी देखते हैं। इफ सिस्टम वर्क करके दे रहा है, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, देन द वर्क डन वुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। क्लियर है? एंड इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे काम किया जा रहा है, इन दैट केस द वर्क डन वुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। और अगर मैं आपसे शुरुआत करूं हाउ द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स आर सेपरेटेड, तो वो एक पहला डिफरेंस हमें मिलेगा साइन कन्वेंशंस में, क्योंकि यहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है। अगर सिस्टम काम करके देता है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। अगर सिस्टम पे काम किया जाता है, हिंदी में बोले तो, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। केमिस्ट्री में ये रिवर्स है। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम वुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव और ऑन द सिस्टम वर्क डन वुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव इन केमिस्ट्री। अब उसका रेलिवेंट रीजन जब आप केमिस्ट्री में देखेंगे तब भी पता चलेगा और हमारे आने वाले फ्यूचर लेक्चर में भी पता चलेगा। ठीक है? इंटरनल एनर्जी, इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस इट वुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, इफ इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस इट वुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ओके? एंड if heat is absorbed it would be considered as positive, if heat is released it would be considered as negative. I hope ये साइन कन्वेंशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। डन है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि यही साइन कन्वेंशन हमें फ्यूचर आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की है, क्योंकि हम लोग हीट को स्टडी ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। इंटरनल एनर्जी को लेके हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया। अब चलिए वर्क डन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड टू डिस्कस अबाउट व्हाट, टू डिस्कस अबाउट द वर्क डन। ओके, अब हम यहाँ पे वर्क डन को स्टडी करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टडिंग और बिफोर डीलिंग विद द वर्क डन, आई वांट टू डिस्कस विद यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम लोग बुलाएंगे इंडिकेटर डायग्राम। हम इसे बुलाने वाले हैं इंडिकेटर डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम, फिर वर्क डन के बारे में बात करते हैं। ठीक है? सो इंडिकेटर डायग्राम क्या है? सो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक तरीके से ये ग्राफ है। सो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। जिस भी सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं उस सिस्टम की स्टेट बताने के लिए, स्टेट मतलब उसके हालात, उसकी कंडीशंस बताने के लिए, उसके इन्वायरमेंट, उसके बिहेवियर को बताने के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बट वो हालात हम कैसे बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, हमारे पास 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सो इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से जो आपके सिस्टम की कंडीशन और सिस्टम के हालात को बताएगा। बट उसके लिए हम किसी भी 2 वेरिएबल्स को यूज करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ग्राफ आप 2 ही एक्सिस पे ड्रॉ करते हो। ठीक है? अब चलिए मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं और सिस्टम पे ध्यान देते हैं। लेट सपोज दिस इज आवर सिस्टम, जिसके 3 वॉल बिल्कुल टाइटली क्लोज हैं। एंड दिस वन, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, दिस इज द पिस्टन। ये हमारा पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह को साइड में कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास गैसेस हैं। हम लोगों ने कोई भी पर्टिकुलर गैस, आइडियल गैस की पर्टिकुलरली बात करने वाले, जिसमें इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ ओनली काइनेटिक की फॉर्म में होगी। तो ये हमारा सिस्टम है। ठीक है? तो अब हमें इस सिस्टम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स सपोज इनिशियली ये सिस्टम की कंडीशन को ए नाम दे देते हैं, ए नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। ठीक है? तो आपका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। और अभी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। सो ऑन द y एक्सिस आई हैव टेकन द प्रेशर, y एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया है, और ऑन द x एक्सिस पे हम लोगों ने वॉल्यूम ले लिया। यानी एक तरीके से बोले ये कौन सा ग्राफ है? ये
पीवी इंडिकेटर डायग्राम है। ये कौन सा डायग्राम है? ये प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम है। ये प्रेशर टेम्परेचर भी हो सकता है, ये वॉल्यूम, आप कोई भी दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के साथ इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, हाँ, पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम यानी पीवी डायग्राम ही क्यों लिया, उसका जवाब आपको अभी थोड़ी देर के बाद मिलेगा। तो अभी के लिए हमारे हालात ए है, मतलब अभी के लिए मेरा जो सिस्टम है वो ए वाली स्टेट में है, जहां पे प्रेशर है P1। तो लेट सपोज यहाँ पे हमारा प्रेशर, ये ए कंडीशन है, यहाँ पे हमारा प्रेशर है P1 और यहाँ पे हमारी वॉल्यूम है V1। ओके, टेम्परेचर भी होगा, बट हम टेम्परेचर को इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशन को दिखा रहा है। ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने अपनी पिस्टन को मूव कर दिया है फ्रॉम ए स्टेट से लेके, अब हम इसे बी स्टेट पे लेके आ गए। तो हमने इसे क्या किया, हमने ऊपर की तरफ मूव किया, और ऊपर की तरफ मूव करना मतलब हम अपने सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी हमने एक्सपेंशन किया, हमने उसकी वॉल्यूम को बढ़ाया। अब जब आप बी वाली स्टेट पे पहुंच चुके हो, तो बी स्टेट पे लेट सपोज द प्रेशर इज P2, ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम इज V2 एंड टेम्परेचर वुड बी आल्सो समथिंग T2, अभी के लिए यही मान लेते हैं। तो हमारा प्रेशर P1 से P2 आ गया। तो बताइए, जब आप एक्सपैंड हुए हो तो आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अभी के लिए सिंपल सोचिए कि भाई अभी हमारे पास जितनी भी गैसेस थी वो वेरी क्लोजली पैक थी, तो एक दूसरे के साथ ज्यादा कोलाइड कर रही थी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा वेलोसिटी पे चल रही। अब जब आप लोगों ने इसे इंक्रीज कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है, अब ये एक्सपेंशन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट करके एक्सपैंड करना शुरू कर दें, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अभी के लिए हमारा फोकस प्रेशर और वॉल्यूम पे है। तो अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा, बट हमारा जो पिस्टन है वो ए से शिफ्ट होके बी पे गया तो वॉल्यूम बढ़ गई है। तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब हम बी पॉइंट पे पहुंच गए, दिस इज आवर बी पॉइंट वेयर प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2। तो देखिए V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, बट जो P2 है वो लेस है P1 से, यानी हम A से कहां आए, B पे आए। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंशन का क्या बन गया, एक्सपेंशन का पीवी डायग्राम बन गया। अब ऐसे ही वेरी क्विकली चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं और जल्दी से एक और स्टेट और एक और हालात को देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पिस्टन, वही सेम पिस्टन, initially at A where pressure is P1, volume is V1, temperature is T1। ठीक है, ये हमारी गैसेज है यहाँ पे। चलिए ग्राफ बना लेते हैं, अगेन पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, पीवी। ओके, तो अभी हम ए पर थे। नाउ आफ्टर सम टाइम हमने इस बार उसे कंप्रेस किया। क्या किया हम लोगों ने, कंप्रेशन किया। सो वी आर डूइंग कंप्रेशन। अब देखो इनमें आप दोनों बातों को समझिए। जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, एक्सपैंड करने का मतलब है वर्क किया जा रहा है बट सिस्टम के द्वारा। सो हियर द वर्क डन बाय द सिस्टम है ये, ठीक है, एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम कहलाता है। ओके ओके और जो हमारा दूसरा वाला है वो हमारी जो कंप्रेशन है वो कहलाती है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, हमने सिस्टम पे काम किया तो हम लोगों ने उसे कंप्रेस किया। तो साइन कन्वेंशन हम उसी अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट अभी के लिए साइन कन्वेंशन को साइड में रखते हैं। एंड नाउ वी रीच डाउन टू द स्टेट बी, जहां पे हमारा प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 आ गया। तो बताइए कंप्रेस करने में वॉल्यूम डिक्रीज हुई, इस V2 इज लेस देन V1 है, और इस बार प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि अगर आप इसे कंप्रेस करते हो तो आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास में आएंगे। ठीक है, उनका क्राउडनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनका प्रेशर भी बढ़ना शुरू करेगा। तो इनिशियली हम अब ए पर थे, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। अब हम लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया है, तो प्रेशर बढ़ के P2 हो गया है, बट वॉल्यूम देखो डिक्रीज हो गई है, इस बार V2 यहां पे आ गया।
और हम कहां से कहां जा रहे हैं, ए टू बी। एरो देना बहुत जरूरी है, दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट फॉर द इंडिकेटर डायग्राम एंड दिस एरो इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंप्रेशन। ये जो एरो है ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एरो को इंडिकेशन नहीं करेंगे, तो आप अगर एरो रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन डायरेक्टली समझ में आ जाते हैं, और फ्यूचर में भी जो हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे बिफोर लीविंग द लेक्चर, तो एरो हमें इंडिकेटर देगा। तो एक तरीके से इंडिकेटर है, ये आपको फिनोमिनास के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि भाई सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है या फिर कंप्रेस। ओके, हमने पर्टिकुलरली पीवी यानी प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम पे काम किया है। आप प्रेशर टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, नो इश्यू इन दैट, बट पीवी ही क्यों, इसका जवाब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देने का कोशिश करते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट स्लाइड में वापस से आ जाते हैं वर्क डन पे। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक सिस्टम एज्यूम किया था। देयर वाज अ सिस्टम वेयर इनिशियली द पिस्टन वाट एट ए। ओके, अब इसे चलो एक्सपैंड करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट, बट नॉट बाय वेरी लार्ज अमाउंट, बट बाय स्मॉल अमाउंट। तो हम इसे ए से एक्सपैंड करके बी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स सपोज दैट एक्सपेंशन इज dx। कितना एक्सपैंड किया हम लोगों ने इसे, dx अमाउंट ऑफ एक्सपैंड किया, dx अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर किया। ओके, ए और बी है, आप इसे कुछ और नाम दे देते हैं। चलो मैं इसे दूसरा नाम दे रहा हूं, वाई आई एम गोइंग टू कॉल, बिकॉज इसको अभी कुछ नाम सेम होने वाला है, पी नहीं, क्यू एंड आर ले लेते हैं। लेट्स सपोज क्यू से हम आर गए। ओके, ए इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पिस्टन। ए क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, ए हमारे एरिया ऑफ पिस्टन को रिप्रेजेंट करने वाला है। ओके, हेयर ये तो अभी आपके लिए 2D है, बट इसका 3D में कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वर्क डन। तो ऑब्वियस ही बात है, वर्क डन कितना हुआ। ओके, ये एक्सपैंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है। अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो आप वर्क डन बाय द सिस्टम लिख सकते हो, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, साइन कन्वेंशन थोड़ी देर के बाद करते हैं। ओके, सो स्मॉल वर्क डन, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को किया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेट सपोज कुछ फोर्स लगा होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, dx। फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यू नो दैट, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जब आपने Q से R कन्वर्ट किया तो आपका प्रेशर P था, तो P इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर। ओके, प्रेशर में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने वेरी स्मॉल अमाउंट के लिए इस पे बात की है। ओके, अब एवरीवन शुड फोकस ऑन ए इंटू dx, एरिया इंटू dx। ये जो एरिया मल्टीप्लाई विद dx, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाले रीजन की, एरिया इंटू dx, एरिया इंटू लेंथ। हमें किस चीज का फॉर्मूला देता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला देता है। तो a इंटू dx, dx मतलब स्मॉल लेंथ, तो ये हमें वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, बट स्मॉल वॉल्यूम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, द वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू, वर्क डन हैज अ फॉर्मूला pdv, स्मॉल वर्क डन। तो अगर कभी भी नेट वर्क डन अगर हमें निकालने की नौबत आए, सो व्हाट वुड बी द नेट वर्क डन, द नेट वर्क डन वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। ओके, और स्मॉल वर्क डन क्या था, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। और लेट सपोज हमारी वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रही है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द नेट वर्क डन, द फॉर्मूला फॉर द नेट वर्क डन इज इक्वल टू PdV, यानी प्रेशर मल्टीप्लाई विद चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2। और अगर स्मॉल वर्क डन निकालना है तो ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन के कितने फॉर्मूलेज आ गए, हमारे पास वर्क डन के 2 फॉर्मूलेज आ गए, स्मॉल सेक्शन के लिए भी, यानी एट इंस्टेंटेनियस भी बोल सकते हो, और टोटल वर्क डन भी आ गया। अब एक छोटा सा काम और करना चाहूंगा और डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे, और वो है पीवी इंडिकेटर डायग्राम। अब इस पे ध्यान दीजिए। सो लेट सपोज वी हैव पीवी इंडिकेटर डायग्राम, और हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा इंडिकेटर डायग्राम यही बनेगा। P, ये हमारा जो भी स्टेट था जहां पे हमारा प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, और अब फाइनली हम आ गए फाइनल पॉइंट पे, मतलब हम Q से R जा रहे हैं, तो इसे Q मान लेते हैं, इसे R मान लेते हैं,
और यहाँ पे हमारा फाइनल प्रेशर P2 V2। ठीक है, वो तो फाइनल था जो भी हम लोग जाना चाहते हैं या जिस भी स्टेट तक। अब एक छोटे से इंटरवल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इस स्मॉल इंटरवल में लेट सपोज हमने स्मॉल वॉल्यूम चेंज की। क्या चेंज की? वी आर चेंजिंग द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dV। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dV। ओके, इस स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम में हमारा प्रेशर लगभग लगभग सेम ही है, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो लेट सपोज द प्रेशर इज P। तो अगर इस शेडेड रीजन को, अगर इस शेडेड रीजन का एरिया निकालें, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी लेंथ का काम कर रहा है ये प्रेशर, जो भी इंस्टेंटेनियस प्रेशर है उस पर्टिकुलर चेंज इन वॉल्यूम में, और विड्थ का काम कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारा एरिया अंडर द शेडेड रीजन क्या आया? पीडीवी। किसके रीजन में? अंडर द पीवी इंडिकेटर डायग्राम में। ठीक है, तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम में जो इंस्टेंटेनियस वर्क है वही हमारा एरिया होगा, जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वही हमारा वर्क डन होगा। तो अगर हमें यहाँ पे नेट वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है? इफ वी वांट टू फाइंड आउट नेट वर्क डन, नेट वर्क डन मतलब V1 से लेके V2 तक, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम इस पूरे रीजन का एरिया निकाल लेंगे। तो सीखने वाली बात क्या हुई? वर्क डन का फॉर्मूला तो यही था, बट दिस वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर व्हाट? एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो वर्क डन निकालने के ये भी तरीके हैं। तो इसका मतलब पीवी इंडिकेटर डायग्राम हमें दो बेनिफिट देते हैं जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। पीवी इंडिकेटर डायग्राम हमें दो बेनिफिट देंगे। बेनिफिट नंबर 1, ये हमें ये बताता है कि हम सिस्टम की स्टेट के बारे में समझ सकते हैं, जो कि हम समझ रहे हैं। बट पीवी इंडिकेटर डायग्राम से हमें एक और बेनिफिट होता है, वो ये कि पीवी इंडिकेटर डायग्राम का जो एरिया है वो एरिया हमें वर्क डन भी कैलकुलेट करके देता है। तो इसीलिए जो प्रीवियस स्क्रीन था उसमें हम इंडिकेटर डायग्राम में कोई भी दो वेरिएबल ले सकते थे, बट हमने पीवी को ही अपने पास रखा क्योंकि ये हमें आगे जाके वर्क डन लिखा। तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? द वर्क डन फॉर्मूला इज पीडीवी इंटीग्रेशन, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, और ये वर्क डन एरिया अंडर पीवी डायग्राम भी होने वाला है। आई होप ये वाली बातें क्लियर है आप लोगों को, और हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू इन्हीं दो टॉपिक से आज हम लोग अपने एक न्यूमेरिकल को प्रोसीड करने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, तो पहले एग्जांपल की तरफ सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल सेज दैट द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन एन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, पहले यहाँ पे एक वर्ड आ गया है साइक्लिक, तो इसको मैं एक बार अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक बार बैक स्क्रीन पे जाते हैं और यहाँ पे एक वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ओके, सो द प्रोसेस डेफिनेटली, जैसे इसका नाम ही है साइक्लिक, मतलब द प्रोसेस विच रिपीट्स, अगर आम भाषा में और सिंपल भाषा में, विच रिपीट्स द स्टेट ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम की स्टेट को रिपीट करे। ओके, लेट सपोज फॉर एग्जांपल पीवी डायग्राम से ही देख लेते हैं कि भाई हमारे पास हमारा जो सिस्टम था वो पहले ए स्टेट पर था, मतलब कुछ भी था जहां पे प्रेशर P1 वॉल्यूम V1। ओके, अब आप लोगों ने इसे क्या करवाना शुरू किया? एक्सपैंड करवाना शुरू किया। मान लीजिए डन है, एक्सपेंशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी हो सकता है, कैसे भी, मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। ओके, और इमेजिन दैट हमने प्रोसेस ऐसे करा है कि वो कर्व ऊपर से आया, तो एरो इस तरफ आ रहा है, तो ये एक्सपेंशन का है। तो हम पहुंच गए बी स्टेट पे, P2 V2। अब हम लोगों ने इसे वापस से करवाया अंडर द डिफरेंट कंडीशन, तो हम वापस से P2 V2 से वापस से P1 V1। तो इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है, जिसमें आप ए से बी गए और वापस बी से ए आ गए। यानी आपने अपने सिस्टम की जो स्टेट है, सिस्टम की स्टेट कौन कौन बताते हैं? वो 3 वेरिएबल बताते हैं। आपने उन्हीं वेरिएबल को वापस से अटेन कर लिया जिससे आपने शुरुआत की थी। तो इसका मतलब एक चीज और सीखने वाली आई,
दैट इन साइक्लिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस साइक्लिक है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम, जो पीवी इंडिकेटर डायग्राम होगा, दैट पीवी इंडिकेटर डायग्राम वुड बी क्लोज होगा। तो अगर आपको क्लोज फिगर दिखता है इन फ्यूचर न्यूमेरिकल्स में, तो इसका मतलब समझ जाना वो साइक्लिक प्रोसेस है। या फिर अगर आपके पास प्रोसेस साइक्लिक है तो इंडिकेट यही है कि हमारा पीवी इंडिकेटर डायग्राम क्लोज होगा, कि तभी तो क्लोज होगा, तभी तो हम ओरिजिनल स्टेट पे आ सकते हैं। ठीक है, अब इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सपेंशन के वर्क डन को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो भाई एक्सपेंशन कहां से कहां हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है ए से लेके बी तक। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारे एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक्सपेंशन के लिए ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, और एक्सपेंशन के वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन का वर्क डन है, हम इसके वर्क डन को W1 ले लेते हैं। और एक्सपेंशन के वर्क डन को एक और नाम दिया था मैंने, एक्सपेंशन का वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? एक्सपेंशन का वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन हुआ, तो हमने पॉजिटिव W1 किया। ठीक है, अब आ जाते हैं कंप्रेशन को। तो लेट सपोज कंप्रेशन के वर्क डन को मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो कंप्रेशन के लिए हम B से A जा रहे हैं। तो भाई कंप्रेशन में कितना वर्क डन हुआ, क्योंकि वो ऑन द है, बट कितना हुआ न्यूमेरिकली, उसके अंडर का ग्राफ। तो इसके अंडर का ग्राफ ये है, ये ब्लैक वाला पोर्शन जो इसके अंडर का ग्राफ है। तो वर्क डन ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, और इसके वर्क डन को W2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? W2। ओके, हमारे इस एग्जांपल में आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा एरिया ज्यादा है, ब्लू कलर एरिया ज्यादा था या फिर ब्लैक कलर एरिया ज्यादा था? साफ साफ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है दैट ब्लू वन इज ग्रेटर, क्योंकि हमने एक्सपेंशन ज्यादा करवाया। और ऐसी ही मशीन होनी चाहिए, जो भी डिवाइस इन फ्यूचर बनेगा उसमें बाय द सिस्टम वर्क ज्यादा हो एज कंपैरिजन टू ऑन द सिस्टम, यानी जिसमें सिस्टम ज्यादा काम करके दे एज कंपैरिजन टू आपको सिस्टम पे कम काम करना पड़े। आई थिंक यही तो फायदा होगा। तो बताइए नेट वर्क डन क्या हुआ भाई? नेट वर्क डन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, इस साइक्लिक प्रोसेस में आपने पूरा नेट कितना वर्क किया? तो सर एक W1 किया और एक W2 किया। ओके सॉरी, W2 हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑन द सिस्टम है ना। ठीक है, ओके, हमारा वर्क डन W2 नेगेटिव था। ओके, अब आ जाते हैं नेट वर्क डन W1 विच इज पॉजिटिव एंड W2 विच इज नेगेटिव। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू W1 माइनस W2। अब W1 हमारा ब्लू वाला एरिया है, W2 हमारा ब्लैक वाला एरिया है। तो अगर ब्लू वाले एरिया में से ब्लैक वाले एरिया को माइनस करते हैं तो भाई क्या रिमेनिंग बचेगा? आई थिंक ये जो येलो पोर्शन में डार्क शेड कर रहा हूं, आई थिंक यही एरिया बचेगा। ठीक है, और यही क्या बचा फाइनली? एरिया ऑफ क्लोज लूप। तो क्या सीखने को मिला? ये एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली, अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो आपका नेट वर्क डन, आपका जो नेट वर्क डन है वो उस क्लोज लूप का एरिया होगा। ठीक है, और ये वर्क डन पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? तो वर्क डन पॉजिटिव आया। और अगर वर्क डन पॉजिटिव चाहिए तो आपका एरो क्लॉकवाइज जाना चाहिए, जो आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पे थर्ड लाइन यहाँ पे मैंने लिखा है, पहली बात तो वर्क डन पर साइकिल, एरिया ऑफ द लूप, उस साइकिल का जो लूप है, एक साइकिल में कितना वर्क डन किया, जो भी आपने एरिया। ऐसे अगर आप 10 साइकिल करते हो तो 10 बार लूप लेना पड़ेगा। बट जो थर्ड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, इफ लूप इज क्लॉकवाइज देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर आपका लूप क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो इसका मतलब एक्सपेंशन का वर्क ज्यादा है कंप्रेशन के कंपैरिजन में, इसका मतलब ये बाय द सिस्टम है। बट इफ द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज देन द वर्क डन इज नेगेटिव एंड वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। तो ये भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि अगर हमें साइक्लिक मिलता है तो साइक्लिक वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो वो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे? वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द लूप इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आई होप यहां तक की पॉइंट क्लियर है।
ओके इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे। जब हम प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर पे बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमने अभी टेम्परेचर को फिक्स नहीं रखा। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख देते हैं जैसे स्टूडेंट ने आस्क किया है तो हम उसे आइसोथर्मल कॉल करना शुरू करेंगे, तो इट कैन बी, वो अभी आगे क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा फोकस पीवी पे था, तो टेम्परेचर बदल भी सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है, नो इश्यू इन दैट, ठीक है। तो ये बात हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसलिए मैंने आपको जो सेकंड स्टेट बताई थी, अगर आप ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको दोनों इंडिकेटर डायग्राम में मैंने आपको दोनों स्टेट जो बताई थी उसमें टेम्परेचर T2 से T1, T1 से T2 ये हो सकता है। आगे हम प्रोसेसेस के नाम पढ़ेंगे, जैसे कि एडियाबैटिक एक प्रोसेस आएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम बदलती है बट टेम्परेचर भी बदलता है, और कुछ प्रोसेस में नहीं बदलता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा फोकस पीवी पे था, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है उसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो आपको केवल किसके बारे में बताएगा, आप ध्यान से सुनिए। टेम्परेचर हमें केवल बताएगा, अगर मैं बैक लेके जाऊं, टेम्परेचर हमें उसके केवल इंटरनल एनर्जी के बारे में बताएगा, वर्क डन के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि अभी अभी हमने वर्क डन को डिराइव किया, और वर्क डन केवल दो ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और वो है प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इसे अभी के लिए साइड में रखा है। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल को चेकआउट करेंगे, एंड दैट फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉक्स अबाउट समथिंग कि हमारे पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस है। तो आइडियल में आप सब जानते हो कि आइडियल गैस में आपका जो भी फैक्टर है उसमें इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे, साइक्लिक है, साफ साफ है, नहीं भी बताते तो डायग्राम में दिख रहा है। ए से कहां जा रहे हैं, बी, बी से जा रहे हैं सी, सी से जा रहे हैं डी, और डी से वापस ए। ओके प्रेशर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5 A5 ATM है, ATM, ओके 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपको बता दिया गया 10 की पावर 6 डाइन, यानी ये हमें सीजीएस यूनिट में बात कर रहा है, ओके। और वॉल्यूम जो हमें दे रखी है वो लीटर में दे रखी है, ये भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, वॉल्यूम आपको लीटर में है, ओके। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम लीटर में है, और लीटर ऐसा यूनिट नहीं है, और 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब और हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, वो आपको यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को प्लीज आप लोग अपने दिमाग में रखें। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो हमारी बेसिक्स चीजें हो गई जिनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, और वो आपके पास बिल्कुल क्लियर है। 1 लीटर इज इक्वल टू, ओके यस आंसर आ गए हैं, चलिए एब्सोल्युटली 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 लीटर में आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इस बात को ध्यान में रखें, काम आएगा, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक है, हमसे पूछा गया नेट वर्क डन, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है व्हाट इज नेट वर्क डन ऑफ साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस का जो नेट वर्क डन है वो होगा क्या, एरिया ऑफ क्लोज लूप, क्लोज लूप का एरिया, और लूप हमारे पास क्लोज है तो इसका ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो लूप क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पहले एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या है, एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है भाई आपके पास, 2 से 5 जा रहे हो, ये हो गई 3, ओके। और विड्थ हो 1 से 4 जा रहे हैं, ये भी हमारे पास 3, बट ये लीटर में है। तो हमारे पास एरिया क्या हो गया, सर वॉइस ब्रेक हो रही है विद 3 लीटर। अब ना तो एटीएम कोई पर्टिकुलर एसआई और सीजीएस है, ना ही लीटर। तो एटीएम 1 एटीएम में कितना होता है वो उन्होंने बता दिया, 10 पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 लीटर हमें मालूम है, तो 3 लीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब जाएगा, और आपका नेट वर्क डन आ गया कितना भाई, ध्यान से देख लीजिए आपके पास, ओके 3 एटीएम था ना, तो 3 से मल्टीप्लाई और आ जाएगा, तो दैट वुड बी 9 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 9, डाइन मल्टीप्लाई विद सेंटीमीटर। और डाइन यानी फोर्स का यूनिट है, सेंटीमीटर लेंथ का है, इसे ही तो हम लोग अर्ग बुलाते हैं। तो आपका नेट वर्क डन हो गया कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9 अर्ग। हाँ अगर आप इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप सब जानते हैं, ये तो हम जानते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। अगर आप
डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करके, सेंटीमीटर को मीटर में, या फिर आप जानते हो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। ये आपकी चॉइस होगी, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि कि आप इसे SI यूनिट में रखना चाहते हैं या फिर CGS में। आई होप फर्स्ट और दिस टाइप ऑफ वर्क डन न्यूमेरिकल इज बीन डन। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपके होमवर्क के लिए रखना चाहता हूं। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे एंड टेक दोस एज अ होमवर्क असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस एंड शेयर योर सॉल्यूशन इफ यू हैव एनी डाउट ऑन यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे भी। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को कंप्लीट करना है। Why I have taken this question? मैंने इस क्वेश्चन को पर्सनली इसलिए लिया है क्योंकि इस बार कोई ग्राफ नहीं है। इस बार आपको ABCD के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इस बार आपको ग्राफ बनाना है और फिर काम करना है। प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, साफ साफ बता दिया गया। बट इस बार 1 ATM को किसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी SI में रखा गया, तो आप भी लीटर को SI में ही कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेना। डन है? And there are 3 questions more. Problem for practice and example number 3. So take the screenshot of these 3 questions as well as this question. And that's all for the today.